हम लोग उपसंयोजक यौगिक का वीडियो नंबर 4 शुरू करते हैं कि उपसंयोजक यौगिकों में आबंधन। देखिए, पहला है उपसंयोजक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति निम्न दो सिद्धांत द्वारा बताते हैं। पहला होता है संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो देखिए, कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड के प्रभाव में धातु परमाणु अथवा अपने N-1D NS NP तथा NS NP ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकता है, जिससे विभिन्न ज्यामितीय जैसे अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतली आदि के समकक्ष कक्षक उपलब्ध हो सके। ये संकरित कक्षक पर उन लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन का मतलब मिलता है जो अपना इलेक्ट्रॉन युगल आबंध के लिए इन्हें दान करता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार के भी बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। मान लो समन्वय मंडल संख्या 4 है तो इसकी संख्या चतुष्फलकीय होगी। याद करो, जब 4 होगा चतुष्फलकीय और sp3 होगा। जानते हैं ना, sp3 संकरण पढ़ेंगे ना आप कि जब समान कक्षक आपस में मिल करके समान ऊर्जा वाले अपने जैसे नए कक्षक का निर्माण करते हैं, उसी को संकरण। फिर 4 अगर होगा तो वर्ग समतली होगी, लेकिन इसके लिए एक डी कक्षक, एक यस कक्षक और 2 पी कक्षक होते हैं। 6 होगा तो इसके लिए अष्टफलकीय व्यवस्था होगी। जब 6 होगा उपसंयोजक संख्या तो इसके लिए अष्टफलकीय व्यवस्था होगी। डी पर 2 और यस पी पर 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखता हूँ। उसके बाद से एक चीज़ और है, प्रति चुंबकीय अष्टफलकीय संकुल CONH3 के पावर 6 के ऊपर 3 प्लस में कोबाल्ट आयन प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D पर 6 है। इसका संकरण योजन निम्न प्रकार CO पर 3 प्लस है। तो आप यहाँ पर देखिए, अंत में देखे थे कि कितना आया था, 6 आया था। तो 6 जब है D के ऊपर तो 2 3 4 5 6, पहले तो आप एक एक भरेंगे तब 4S आता है, तब 4P। यहाँ पर D2sp3 संकृत कक्षा, यानी अब यहाँ पर 2 2 4 2 6 ये सब युग्मित है। ठीक है, उसके बाद से फिर आगे हम लोग लेकर चलेंगे। तो आगे जो होगा फिर इस तरीके से आपकी संरचना होगी और फिर आप दिखा सकते हैं इस तरीके की संरचना। तो यही होता है आपका बताएगा तो बता सकते हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है कि उपसंयोजक यौगिकों में चुंबकीय गुण। तो आप बता सकते हैं कि यह समझने के लिए कि एक संकरण धातु आयन प्राय 2 विभिन्न वातावरण में 2 विभिन्न अणुचुंबकीय क्यों दर्शाता है, यह रसायन श्रेणी में विशेष रचना होता है। देखिए, एक बात होती है अणुचुंबकीय, सिंपल सा एक चीज़ बता देते हैं कि अणुचुंबकीय तो माने आप बता सकते हैं कि जब किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसे कक्षक होता है ना पूरा, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आपके एक कक्षक में हो तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, अणुचुंबकीय गुण। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे अणुचुंबकीय कहा जाता है। और जब इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो कक्षक है, कक्षक में केवल जोड़ा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसे हम लोग प्रतिचुंबकीय कहते हैं। केवल जोड़ा में होंगे तो उसे प्रतिचुंबकीय, और जो अकेले पाए जाते हैं उसको हम लोग अणुचुंबकीय कहते हैं। तो ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद से एक और बात आता है जिसका नाम होता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं। तो जो संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं के बाद जब करता है तो पहला कह सकते हैं कि इसमें अनेक प्रकार के पूर्व अनुमान है। इसमें माने अनुमान लगा करके लिखा जाता है, यही करें, इसमें अनेक प्रकार के पूर्व अनुमान है। दूसरा कह सकते हैं कि यह चुंबकीय आंकड़ों की कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं देता है, यानी यह चुंबकीय आंकड़ों की कोई मात्रात्मक व्यवस्था नहीं देता है। तीसरा कह सकते हैं कि ये उपसंयोजक यौगिक द्वारा दर्शाए गए रंगों का स्पष्टीकरण भी नहीं देता है, यानी स्पष्टीकरण भी रंगों के बारे में ये उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं उसका रंग कैसा होता है उसके बारे में भी ये नहीं बता पाता है। चौथा कह सकते हैं कि यह उपसंयोजक यौगिक के ऊष्मागतिकीय और गतिकीय अस्थायित्व का कोई मात्रात्मक व्याख्या भी नहीं करता है। पांचवा कह सकते हैं कि यह 4 समन्वय संकुलों के लिए चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतली संरचनाओं का सही अनुमान नहीं लगा पाता है। छठवां कह सकते हैं कि यह दुर्बल तथा प्रबल लिगेंडों के मध्य विभेद नहीं करता है। तो ये भी आपका बता सकते हैं। उसके बाद से आइए
कुछ और दूसरा जो सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। देखिए ये भी आपको बताना है। तो कह सकते हैं कि संयुक्ता आबंध सिद्धांत यानी VBT बैलेंस और बॉन्ड थ्योरी उप सहसंयोजक यौगिक के चुंबकीय गुण और प्रकाशीय अवशोषण स्पेक्ट्रम को व्याख्या नहीं करता है, अतः उप सहसंयोजक यौगिक के क्रिस्टल क्षेत्र से व्याख्या हम लोग कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य उपस्थित बंध स्थिर विद्युत होता है। देखिए होता क्या है, इसमें जो होता है, देखिए धातु धनायन या लिगेंड के मध्य दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला होता है धातु धनायन के नाभिक और लिगेंडों के मध्य आकर्षण बल, दूसरा धातु के इलेक्ट्रॉन और लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन मध्य प्रतिकर्षण बल। धातु कक्षक के इलेक्ट्रॉन, देखिए थोड़ा सा बताते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन क्या होता है। धातु कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप होते हैं अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, अतः धातु के द्विकक्षकों का विपाटन हो जाता है। इससे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहते हैं। एवं ऊर्जा स्तरों को ऊर्जा का अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहलाता है। जैसे अष्टफलकीय संरचना देख रहे हैं, यह है दो भागों में, यहाँ पर ये टूट जाएगा, तो इसी को कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर लिखी गई है, लिगेंडों के उनकी बढ़ती प्रबलता के क्रम में श्रेणी। आयोडीन सबसे कम, इसे ब्रोमीन, आइसोसाइनाइड, क्लोरीन, ये सब आप देखते हैं सबसे अधिक जो होता है। अगर आप लिगेंड की प्रबलता को देखते हैं तो CO को होता है, उससे कम CN, उसके कम EN, उसके कम EN। इस श्रेणी को स्पेक्ट्रा रासायनिक श्रेणी भी कहा जाता है। यानी आपसे पूछता है कि स्पेक्ट्रा रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं लिगेंडों को जब उनके प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो इसे स्पेक्ट्रा रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसके बाद से एक और आता है कि अष्टफलकीय संकुल। तो देखिए अष्टफलकीय संकुल में कह सकते हैं कि धातु आयन के समान D कक्षक लिगेंड के E द्वारा प्रतिकर्षित होता है, तो DX² - Y और DZ² कक्षक को DXY, DYZ, DZX कक्षक से अधिक प्रतिकर्षित होता है। अतः 5D कक्षक दो समुच्चय में DX², Y², DZ² EG और DXY, DYZ और DZX EG में विभाजित हो जाता है, और T2G और EG कक्षकों के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहते हैं। इसे डेल्टा O पर यानी O का मतलब होता है अष्टफलकीय और अथवा 10DQ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्या है, D कक्षक है और उसके बाद से बाहर से ऊर्जा दी गई, तो ये दो भागों में टूट गया। एक होता है DX² Y², एक होता है DXY, DYZ और DZ, और इसके बीच के जो अंतर है, ऊर्जा का जो अंतर है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा। यानी यहाँ पर D जो कक्षक होता है दो भागों में बंट गया। ऊपर वाला जो होगा उसका ऊर्जा, ऊपर वाला जो होगा उसका ऊर्जा कम होगा, नीचे वाला का ऊर्जा अधिक होगा। तो यही होता है क्रिस्टल क्षेत्र का। अगर कोई पूछा जाता है तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और तब एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है उप सहसंयोजक यौगिकों में रंग। तो देखिए रंग भी बता सकते हैं कि जो आपके क्रिस्टल क्षेत्र होता है इसके द्वारा जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके रंग भी दिखाई देते हैं। वह कई रंगों में पाए जाते हैं। यानी जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं वह रंगीन यौगिक बनाने की भी क्षमता रखते हैं। ये चीज़ को भी हम लोग बता सकते हैं। और ये देखिए आपके पास कुछ रंगीन यौगिक हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि CuNH3 के पास ये CP है। इसका रंग देखिए, अगर अवशोषित प्रकाश का रंग करें तो पीला, और अगर उपसहसंयोजक समूह का रंग करें तो बैगनी। तो इस तरीके से ये जितने यौगिक हैं उनके कुछ रंग दिए गए हैं अवशोषित प्रकाश का, और फिर जो उपसहसंयोजक यौगिक है इनके। तो इस तरीके से इसको भी आप बता सकते हैं। देखिए चलिए उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। ये भी आपसे पूछी जाती है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। तो पहला कह सकते हैं लिगेंड बिंदु आवेश से, अतः ऋणायन लिगेंड द्वारा द्वि कक्षकों का विभाजन सर्वाधिक होना चाहिए, लेकिन यह विपाटन कम होता है।
ये सीमाएँ इसकी हो सकती है, सीमाएँ के बारे में आप बता सकते हैं। अब देखिए दूसरा इसकी क्या सीमा है। दूसरा कह सकते हैं कि यह सिद्धांत लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु के मध्य आबंध के सहसंयोजन प्रवृत्ति का संज्ञान नहीं लेता है। तीसरा कह सकते हैं हालांकि OH पर माइनस आयन स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी में H2O तथा NH3 से नीचे है, फिर भी यह अधिक विपाटन दर्शाता है। आइए एक और हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, धातु कार्बोनिलों में आबंधन। तो आप बता सकते हैं कि होमोलेप्टिक आप पढ़ चुके हैं, एक ही लिगेंड होगा। होमोलेप्टिक कार्बोनिल अधिकतर संक्रमण धातुओं द्वारा निर्मित होते हैं। इन कार्बोनिलों की संरचनाएं सरल तथा सुस्पष्ट होती है। टेट्रा कार्बोनिकेल चतुष्फलकीय है। टेट्रा कार्बोनिकिल देखिए Ni है, टेट्रा 4 आपको दिखाया गया है। पेंटा कार्बोनिल आयरन 1 और पेंटा 5 को कार्बोनिल CO रहेगा। ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड है। और जबकि हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, हेक्सा का मतलब 6 कार्बोनिल रहेगा, कार्बोनिल कहेगा, क्रोमियम कहेगा Cr लिखते हैं। तो इस तरीके से सूत्र भी इसके नीचे Ni, ये CO, ये सब आपके लिखा गया। और उसके बाद से ये उपशासन यौगिकों का अस्तित्व में आप देख सकते हैं यम है और 4 गो लिगेंड है, एक यम है 4 गो लिगेंड है, तो यम L को 4, तो अस्थायित्व स्थिरांक के बराबर ML4 बटा में M और L को 4 के काम गणनात्मक मान अस्थायित्व को दर्शाता है। तो इस तरीके से भी वीडियो खत्म हो।